नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की इस क्लास में भौतिक विज्ञान प्रारंभ किया जाएगा और आज ही की क्लास में भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आप प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो अधिकांश प्रश्न व्यवहारात्मक होते हैं, अर्थात आपकी दैनिक दिनचर्या पर आधारित होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भौतिक विज्ञान में जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यूटन का जो गति विषयक नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, यानी कि अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, और यदि वो गति में है तो वो गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो गति के संबंध में न्यूटन का प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये न्यूटन की किस पुस्तक में दिया गया है। तो याद रखिएगा, न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। इसमें गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम दिया गया है। अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण किससे निकल कर आता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकलता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम क्या है। तो याद रखिएगा, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है गति विषयक, ये कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अर्थात जब आप किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं, तो जो उसमें संवेग परिवर्तन होगा वो उस बल के समानुपाती होगा। अर्थात यानी जितना बल आप लगाएंगे उसी के अनुसार उसमें संवेग परिवर्तन होगा। और एक बात और याद रखिएगा, संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, ये था न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या कहता है। यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। इसीलिए न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी आप जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उससे एक प्रतिक्रिया बल भी प्राप्त होगी। एक साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोग कई बार नाव की यात्रा किए होंगे। जब आप नाव से उतरते हैं तब आप देखते हैं कि जब आप नाव से कूदकर उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जड़त्व के कारण पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध किस लिए करती है, तो यह जड़त्व के कारण करती है। यह नियम अभी आपने जड़त्व का नियम गति विषयक प्रथम नियम को समझा था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आवेग बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल होता है। और अभी हमने जब आपको न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताया था तो मैंने आपको यह बताया था कि आवेग जो है वो संवेग परिवर्तन के समान होता है। यानी आवेग और संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समयांतराल। अगर एक इसका उदाहरण आपको बता दूं तो जब कोई गेंदबाज किसी बैट्समैन को गेंद फेंकता है और बैट्समैन के द्वारा उस गेंद पर जब शॉट लगाया जाता है, इसका मतलब उस बैट और बॉल के बीच में जो संपर्क हुआ और बैट के द्वारा जो बल लगाया गया वो क्या है, उस गेंद के संवेग में परिवर्तन कर देगा। और जितनी तेजी से उस पर बल लगाया गया होगा उसी के अनुरूप उसमें संवेग परिवर्तन होगा और गेंद ज्यादा दूरी तक जाएगी। क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में भी अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है उसी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला बताया जा रहा है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं और परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। ये अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको कहते हैं, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के किस नियम के द्वारा जड़त्व की व्याख्या होती है। तो मैंने पहले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार जड़त्व के नियम की व्याख्या होती है और इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब यहां पर एक बार वो फिर प्रश्न आ गया तो आपको वो फिर रिकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विभवांतर नापा जाता है किसके द्वारा। तो आपका जवाब क्या होगा, बोल्ट मापी के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। क्या होता है तरंग दैर्ध्य का मात्रक, एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एनेमोमीटर का प्रयोग पवन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शक्ति और ऊर्जा ये दोनों कैसी राशियां हैं। तो
तो आपका जवाब क्या होगा? शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है। यहां पर मैं अदिश राशि और सदिश राशि को बहुत संक्षिप्त में आपको समझा देता हूं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। अगर आप इसका उदाहरण समझेंगे तो जैसे दूरी हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, आवेश हो गया, आवृत्ति हो गया, विभव हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? अदिश राशि के। ठीक है, और यहां पर जो शक्ति और ऊर्जा दी गई है ये भी क्या है? अदिश राशि है। यदि मैं सदिश राशि की बात करूं तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल, आवेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, या कोई चुंबकीय बल क्षेत्र हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया होगा? अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होता है? तो किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो आपने यहां पर देखा ना, यहां पर दिशा कह रहा है कि किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी यहां पर दिशा की आवश्यकता है, यानी विस्थापन कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक है, यानी यहां पर मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, बार जो है ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर न्यूटन की गति संबंधी तृतीय नियम के बारे में कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर खिसकती है, उसी प्रकार जब आप तोप फायरिंग करते हैं तो क्या होता है? पीछे की तरफ धक्का मारती है या झटका लगता है। इसी को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, अर्थात न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। यानी जब भी क्रिया होगी तो उसके समान विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक फैदम का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर के बराबर होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि सदिश राशि क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल दिया है, वेग, बल और त्वरण। मैंने आपको कई अतिरिक्त भी एग्जाम्पल दिए थे। अगला देखिए, यहां पर अदिश राशि कह रहा है, यानी कि जहां केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश राशि होती है। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, और मैंने आपको बताया चाल, विभव, आवृत्ति, आवेश, ये सभी क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, ये सभी क्या है? अदिश राशि के एग्जाम्पल का। किसी भी सदिश राशि का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 चंद्रमा पर जी का मान होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि त्वरण कैसी राशि है, तो आपका जवाब क्या होगा? सदिश राशि। इसी प्रकार बल का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब होगा न्यूटन। और बल कैसी राशि है? तो आपका जवाब होगा सदिश राशि। अगला प्रश्न बनेगा, ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जूल होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अभिकेंद्री बल क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जब कोई, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो अभिकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित करता है। ठीक है, यानी उसका जो बल लगता है वो कहां लगता है? केंद्र की तरफ, और इसी अभिकेंद्री बल के आधार पर वो अपने भार को क्या करता है? संतुलित करता है, और साइकिल सवार जब मोड़ से मुड़ेगा तो वो गिरता नहीं। यानी जो अभिकेंद्री बल की दिशा है वो कहां होगी? केंद्र की तरफ होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अभिकेंद्री बल जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, mv का स्क्वायर अपॉन r के बराबर अभिकेंद्री बल होता है। यहां जो m है ये क्या है? द्रव्यमान है, v जो है वो वेग है, और r क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, यानी आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? जो अभिकेंद्री बल है ये द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर अपॉन त्रिज्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कोणीय वेग क्या होता है? तो याद रखिएगा, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड 1 सेकंड में जितना कोण से घूमती है उसी को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। मैं एक बार और बता दे रहा हूं,
कोणीय वेग क्या होता है? जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई भी कण वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमेगी उसी को कोणीय वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो जो कार्य होता है वो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, और ये जो कार्य है ये कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जब किसी भी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी विशेष पोजीशन के कारण उसमें जब कार्य करने की क्षमता आती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एसआई प्रणाली में कुल कितने मूल मात्रक रखे गए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? एसआई मात्रक में कुल 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। ये सभी क्या हैं? ये एसआई मात्रक में 7 मूल मात्रक हैं। यहां मैं ये किसके मात्रक हैं इसकी भी चर्चा कर देता हूं क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे मीटर, ये लंबाई जो राशि है उसका मात्रक एसआई में क्या है? मीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का, यानी ऊष्मागतिक का मात्रक क्या होता है? केल्विन। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। और मोल किसका मात्रक होता है? जो पदार्थ का परिमाण होता है उसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र अर्थात जो जनरेटर होता है ये किस पर काम करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत जनित्र अर्थात जनरेटर। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो विद्युत जनित्र यानी जो जनरेटर होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जब किसी घड़ी के लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, जब कोई घड़ी का लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो समय भी ज्यादा लेगी, यानी उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल यानी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसी को कहा जाता है प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं और बाद में जब वो स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई की तरफ वापस लौटती है तो उसके लिए जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल यानी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थता क्या होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? जब किसी भी वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल के द्वारा अर्थात किसी विरूपक बल के द्वारा उसके आकार अर्थात उसकी आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास होता है तो इस परिवर्तन का विरोध जिस गुण के कारण जो उस वस्तु के जिस गुण के कारण इसका विरोध किया जाता है उसको क्या कहलाता है? वही प्रत्यास्थता होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई कितनी होती है? तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घनत्व क्या है? तो घनत्व वो भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी डेंसिटी की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, इसीलिए आपने गति विषयक जो प्रथम नियम था उसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, शक्ति या सामर्थ्य कार्य करने का दर होता है। और शक्ति बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितने केल्विन का बराबर होता है? तो 373 केल्विन के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, पास्कल दाब की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ससंजक बल क्या है? तो सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि ससंजक बल वो आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है और जो द्रवों में पृष्ठ तनाव के कारण जो अणुओं के मध्य बल लगता है वो कौन सा बल होता है? ससंजक बल होता है। अब बात उठती है कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो द्रव की ऐसी प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने से जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? जल का जो स्तर है वही बना रहेगा जो पहले था। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जो पानी में अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है अगर वो पिघलेगा तो पानी का स्तर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है, वही स्तर बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा है इसके द्वारा प्रतिस्थापित जो जल का आयतन है
वो बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्प्लावी बल क्या होता है। तो याद रखिएगा, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। और यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था। यानी उत्प्लावी बल से संबंधित जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज को द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा बताया गया कि किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर उत्प्लावी बल होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पिघलने पर सामान्य ठोस के आयतन में क्या होगा। तो याद रखिएगा, पिघलने पर सामान्य ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक क्या होगा। तो याद रखिएगा, उसका गलनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन सा पदार्थ है जो शीशे को नहीं भिगोता है। तो वो कौन सा है, पारा। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका जो ससंजक बल है ये आसंजक बल से अधिक होता है। अभी आपने ससंजक बल को पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जल में किसी डिटर्जेंट अर्थात साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब आप जल में किसी डिटर्जेंट या साबुन को मिलाते हैं तो जो जल का पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संवहन क्या है। तो संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो आपका जवाब होगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो याद रखिएगा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संघनन क्या होता है। तो याद रखिएगा, संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ का मान घटता है। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, इसके कारण प्रत्यास्थ का भी मान घटता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। क्यों, क्योंकि पाइप में पानी जमने से वो फैल जाता है, जिससे अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर जो पानी की पाइपलाइनें होती हैं वो फट जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखने में आती है, ऐसा क्यों। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिख जाती है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के किस पोर्शन में परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। यानी किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल आयाम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अब आपके दिमाग में होगा आयाम क्या है। तो याद रखिएगा, कंपन करता हुआ कोई भी पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसी को उसका आयाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आवर्तकाल क्या है। तो एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या है। तो 1 सेकंड में जितना कंपन होते हैं उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। मैंने आपसे कहा था कि दैनिक दिनचर्या से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं, यानी दाढ़ी बनाने वाले, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आंख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। और याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की होती है। तो आपका जवाब होगा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, तो बैगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। यह विबग्योर पर के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि
अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण लाल प्रकाश क्या होता है, इसकी क्या विशेषता हो जाती है? तो अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण लाल प्रकाश अधिक दूरी तक दिखाई देता है। यही कारण है कि सिग्नल लाल रंग के होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ट्रेन के पीछे जो लाइट लगी होती है वो भी लाल रंग की होती है। यही कारण है क्योंकि उसका अधिक तरंगदैर्ध्य है, जिसके कारण लाल प्रकाश अधिक दूरी तक दिखाई देता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है ये वस्तु की अपेक्षा कैसी होती है? तो याद रखिएगा, विभिन्न परिस्थिति में जो उत्तल लेंस है इसमें प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो सदैव वस्तु से छोटी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो मोटर वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण होता है ये कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा ये उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो पश्य दृश्य दर्पण लिखा है यानी जो पीछे देखने वाला शीशा होता है मोटर वाहनों में, कार वगैरह में, ये कौन सा शीशा होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? बड़े आकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दंत चिकित्सक द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने अवतल दर्पण के प्रयोग को देखा था। ये अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी की हेडलाइट, सर्चलाइट और सोलर कुकर और आंख, कान, नाक वाले डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है इको साउंडिंग क्या है? तो इको साउंडिंग वो तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किस किरण की होती है? तो याद रखिएगा, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य गामा किरण की होती है। और यदि पूछा जाए कि इसका तरंगदैर्ध्य परिसर कितना है, तब आपका जवाब होगा 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तब आपका जवाब होगा दीर्घ रेडियो तरंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? तो ऐसी तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो प्रकाश है ये कैसी तरंग है? तो याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो मुख्य आधार क्या है? तो याद रखिएगा, बिग बैंग के सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूरबीन का प्रयोग क्या होता है? तो याद रखिएगा, दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है और दूरबीन वो प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे हमें वस्तु आंख पर बड़ी दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश की चाल का मापन किया था? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पानी में डूबी हुई छड़ किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पूछ रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे रेगिस्तान की मृण तृष्णा या मरीचिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, वो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ये भी सामान्य मनुष्य इसको सुन नहीं सकता है। अगला है, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जितनी भी ध्वनि तरंगे होती हैं इनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनको भी सामान्य मनुष्य सुन नहीं सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वो तरंगे कौन होती हैं जिनको आसानी से सुना जा सकता है? तो याद रखिएगा, वो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है उसको क्या कहते हैं? उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको श्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जिस जगह पर वायु का दबाव
अधिक होगा वहां पानी का क्वथनांक कैसा होगा? तो याद रखिएगा, जहां पर वायु का दबाव अधिक होगा वहां पानी का क्वथनांक अधिक होगा, जहां पर वायु दाब कम होगा वहां पर पानी का क्वथनांक भी कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे द्वितीयक या अनुपूरक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है कि मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि क्या होती है? तो अभी आपने श्रव्य तरंग के बारे में पढ़ा था, वही तरंग मनुष्य को सुनाई देती है, यानी वही ध्वनि कितने तक? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य को सुनाई देती है। और अभी आपने पराश्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा था, वो कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है वो कौन सुन सकता है? तो वो कुत्ते और बिल्लियां सुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि होलोग्राफी क्या होती है? तो लेजर या प्रकाश के जो अन्य सुसंगत स्रोत हैं उनसे दो प्रकाश बिंब के व्यतिकरण से जो त्रिविमी आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको होलोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बताया जा रहा है कि एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लेसर क्या है? तो याद रखिएगा, लेसर का मतलब होता है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखेंगे, लेसर का तात्पर्य क्या होता है, यानी फुल फॉर्म, तो लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किन किरणों का प्रयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में होता है? तो याद रखिएगा, एक्स किरणों का प्रयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसका कारण क्या है? तो जो पृथ्वी के द्वारा जो विकिरण निकलती है, यानी जो पार्थिव विकिरण होती है, इसी के कारण बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था और इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाउड स्पीकर क्या है? तो ये देखिए, लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और उसके बाद विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधिवर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है उसको अधिवर्ष कहा जाता है, अर्थात लीप ईयर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विद्युत रोधी क्या है? तो जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अब्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क, ये क्या है? ये सभी विद्युत रोधी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1752 में तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसी प्रकार एंटीसेप्टिक सर्जरी तो लॉर्ड लिस्टर के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, आइंस्टीन महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ में बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शुद्ध पानी विद्युत का क्या होता है? खराब सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि धातुएं कैसी होती हैं? तो याद रखिएगा, धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले प्रश्न में परमाणु के बारे में बताया जा रहा है कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत किसके कारण? तो याद रखिएगा, सूर्य की जो असीमित ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वाष्पीकरण क्या है? तो किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर किसका संयोजन होता है? तो याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो नाभिक बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जब एक भारी नाभिक टूटकर दो नाभिक छोटे नाभिकों में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं और इस क्रिया में विशाल ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है किससे? तो याद रखिएगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना? तो 10 की पावर -15 मीटर कोटि होता है।
अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? तो याद रखिएगा सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विद्युत और विद्युत चुंबकत्व के बीच जो गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखिएगा मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच गहरा संबंध का पता सर्वप्रथम लगाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो याद रखिएगा खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। और अभी आपने देखा था जो सूर्य की असीमित ऊर्जा है उसका भी स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि जो सूर्य की असीमित ऊर्जा है और जो हाइड्रोजन बम बनता है ये दोनों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रैम का आशय क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, और याद रखिएगा ये जो मेमोरी होती है ये लाइट कट जाने पर इसमें जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखिएगा एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो याद रखिएगा एक निबल में 4 बिट होते हैं। लेखपाल की परीक्षा के दौरान कंप्यूटर से संबंधित एक अलग से क्लास दी गई थी, आप लोग उस क्लास को भी देख लेंगे। तो जो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करा दिया गया है, आप उनको जरूर देख लेंगे। और उस पूरी सीरीज को भी आप कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जो लेखपाल के लिए जो सीरीज चलाई गई थी उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी जरूर फॉलो कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो याद रखिएगा लकड़ी, कोयला और सूर्य ये ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो विद्युत ऊर्जा है ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जवाब क्या होगा? रमन प्रभाव की खोज सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा किया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, इसी प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी है और इसीलिए इस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रेडियो कार्बन और कार्बन 14 का प्रयोग किस लिए होता है? तो याद रखिएगा रेडियो कार्बन और कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु के निर्धारण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो वायु का प्रवाह है ये किस दिशा में होता है? तो याद रखिएगा वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है, यानी जहां पर जगह खाली रहेगी उस स्पेस को कवर करने के लिए वायु उस दिशा की तरफ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जवाब क्या होगा? अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लघु गणक की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका जवाब होगा 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघु गणक की संकल्पना दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? तो याद रखिएगा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजी क्या है? तो क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि फेदोमीटर किसके मापन के लिए? तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई की सामान्यतः जो मापन है ये फेदोमीटर के द्वारा होता है और नॉटिकल मील जो है ये समुद्री दूरी मापने की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहते हैं? तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। और आपने ये भी पढ़ा था जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो सभी कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन? तो याद रखिएगा यूरी गागरिन ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कि 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। क्या नाम है? यूरी गागरिन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? तो याद रखिएगा जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या है? तो ये भी आपने पढ़ लिया था ज्योग्राफी में, नाम क्या है? अपोलो 11। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा चंद्रयान फर्स्ट।
अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी, यानी कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन है ये कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आपका भौतिक विज्ञान का जो पार्ट है वो आज कंप्लीट होता है। कल आपको रसायन विज्ञान की क्लास मिलेगी। जो भी क्लास प्रतिदिन मिल रही है उसको कंप्लीट करते जाएं, कल के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। और आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अभी मेरा पेपर की डेट दूर है, वो दूर नहीं है। अगर अभी आप क्लासेस प्रॉपर तरीके से करने में सफल रहे तो आपके पास रिवीजन का बहुत अच्छा मौका रहेगा, और जब परीक्षा की डेट नजदीक रहेगी तो उस समय बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने सिलेबस को कवर कर लिया है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत